गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग अब स्टडी करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें केमिकल रिएक्शन के दौरान निकलने वाले हीट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में हम लोग पहले बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं, तब उसका पार्ट वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, थर्मोकेमिस्ट्री is the branch of science in which we study the energy changes during chemical reaction। कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री साइंस का ब्रांच ऑफ साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग एनर्जी चेंज के बारे में स्टडी करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हीट एनर्जी रिलीज या गेन होता है। तो फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व न, या इसको पढ़ेंगे हीट रिलीज। हम लोग लिखते हैं इसको दोज केमिकल रिएक्शन। इवन फंस गया है। दोज chemical reaction in which those chemical reaction in which those chemical reaction in which we study about those chemical reaction in which we study about release of heat, or evolution of heat, ठीक है। एक ही टर्म में रिलीज करे चाहे इवोल्यूशन ऑफ हीट। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ये नहीं लिखना है। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच रिलीज ऑफ हीट, एक मिनट, those chemical reaction in which release the heat, those chemical reaction in which release the heat is called exothermic reaction। तो कोई भी कंबस्चन रिएक्शन होगा, ऑल कंबस्चन रिएक्शन। एग्जाम्पल में क्या होगा? ऑल कंबस्चन रिएक्शन, जिसे हम लोग कार्बन को जलाते हैं, मीथेन को जलाएंगे, कोई भी फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, सब में हीट एनर्जी रिलीज होगा। ऑल कंबस्चन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन,
एसिड बेस रिएक्शन, ये सब जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। जैसे हम लोग लाइम को डालते हैं वाटर में, नहीं, रिएक्शन ऑफ लाइम, रिएक्शन ऑफ लाइम विथ वाटर, विथ वाटर। अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए क्या कहा, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच रिलीज द हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए जैसे C+O2 लेते हैं तो बन जाता है CO2 प्लस 393.5 किलो जूल हीट निकल गया, ठीक है। NaOH एसिड बेस HCl प्लस NaOH, ये बन गया NaCl प्लस H2O। इसमें हीट निकल जाता है आपका 57 पॉइंट प्लस 57 पॉइंट कितना निकलता है 1 किलो जूल प्लस 57.1 किलो जूल, ठीक है। तो हीट रिलीज हो रहा है, हीट निकल रहा है, तो इसको कहेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा क्या पढ़ेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहेंगे, दोज केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल reaction in which absorption of heat, in which absorption of heat, those chemical reaction in which absorption of heat, takes place called endothermic reaction. Endothermic reaction क्या लिख दिया हम लोग, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग इंडोथर्मिक का क्या क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितना भी होता है सब में इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितना भी होगा ये क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा। इलिमिनेशन रिएक्शन भी होता है, इलिमिनेशन रिएक्शन etc। अब देखिए डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल कम से कम लेते हैं इंडोथर्मिक का। तो जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, ये डिकम्पोज होता है, तो इसमें हीट देना पड़ता है, हम लोग दिए इसमें हीट
तब ये क्या हुआ, CaO प्लस CO2 में टूटा। नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट में हीट देने के बाद ये क्या हुआ, हीट दिए तब ये ब्रेक किया, तो यहाँ तो हीट एब्जॉर्ब किया कैल्शियम कार्बोनेट, तब ये CaO प्लस CO2 गैस रिलीज हुआ। तो ये जो रिएक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक होता है थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन, जिसमें ना हीट एनर्जी रिलीज हो ना गेन हो। तो थर्ड टाइप पढ़ते हैं हम लोग, थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ लेते हैं थर्ड क्या है, थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन। थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन। दोज रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन, दोज रिएक्शन in which neither heat release neither heat release neither heat release nor gain, क्या कहता है, दोज रिएक्शन इन विच नाइदर हीट रिलीज नॉर गेन इज कॉल्ड थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन, इज कॉल्ड थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन, थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन। एग्जाम्पल में जैसे H2 को H2 इसको वाटर में डालते हैं तो ये H प्लस एक्वस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो इसका डेल्टा H जो है 0 होता, ठीक है, इसका क्या होता है, 0 हो जाता है। इसे लेते हैं AgClO2, ये सॉलिड फॉर्म में है। ये जब टूटता है Ag सॉलिड प्लस हाफ Cl2 प्लस O2, इसमें भी डेल्टा H जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ऑन द बेसिस ऑफ हीट इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन और थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन। 3 पार्ट में हम लोग पहले हीट के बेस पर केमिकल रिएक्शन को डिवाइड किए। तब अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ये सब थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन में क्या क्या होगा इसके बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए, थर्मोकेमिकल इक्वेशन में हम लोग को पढ़ना है, कोई भी केमिकल इक्वेशन सिर्फ फिजिकल स्टेट के बारे में आइडिया नहीं देता है, बल्कि वो कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है, कितना एनर्जी चेंज हो रहा है, उसके बारे में भी आइडिया देता है। तो वही लिखे हैं, ए बैलेंस्ड इक्वेशन नॉट ओनली गिव्स आइडिया अबाउट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बट गिव्स आइडिया अबाउट चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि C सॉलिड है,
प्लस O2 गैस है, तो ये बना दिया CO2 गैस, बना दिया, प्लस 393.5 किलो जूल हीट निकला। नहीं, तो इसके बारे में क्या आइडिया लगा कि ये सॉलिड है, गैस है, रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना, गैस बना, प्लस इतना हीट एनर्जी रिलीज हुआ। नहीं, अब जैसे मान लीजिए इथेनॉल है, इथेनॉल है, इसका अगर रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, इथेनॉल क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इथेनॉल क्या है, एक तरह से इथेनॉल दारू में जो रहता है प्रेजेंट, नहीं, तो वही है अल्कोहल। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या दे देगा, CO2। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं तो वो CO2 और H2O में कन्वर्ट होता है। कितना होता है, CO2 H2O में कन्वर्ट होता है, प्लस 1367 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकल जाता है। इतना किलो जूल निकल गया। नहीं, तो ये क्या है, जैसे ये हम लोग को आइडिया है कि ये गैस है, ये गैस बना, ये लिक्विड बना, नहीं, तो ये सब के बारे में आइडिया, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ए बैलेंस्ड इक्वेशन नॉट ओनली गिव्स अबाउट आइडिया अबाउट फिजिकल स्टेट, सिर्फ फिजिकल स्टेट के बारे में तो आइडिया नहीं दिया कि कार्बन है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, ये आइडिया दिया कितना हीट एनर्जी रिलीज होता है, कितना हीट एनर्जी चेंज हुआ, इसके बारे में भी ये आइडिया देता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, और इसमें पॉइंट पढ़ना रहता है कि देखिए, अगर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग समझ लेंगे इक्वेशन में, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे, अगर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग समझ लेंगे वो क्या है, वो आपका स्टैंडर्ड कंडीशन है। इफ नो condition is given, if no condition is given, ठीक है, then value of delta H considered as standard state, स्टैंडर्ड स्टेट। अगर कुछ आइडिया नहीं है तब क्या समझेंगे, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है, स्टैंडर्ड स्टेट में समझेंगे। ठीक है, अब अगर किसी इक्वेशन में किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो हीट, मान लीजिए इसमें 2 से किए 2 मोल O2 लगा, 2 मोल, तो एनर्जी भी क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, नहीं हो जाएगा। तो लिखिए, इफ इक्वेशन इज multiplied, if equation is multiplied by coefficient क्या लिखेंगे, if equation is multiplied by coefficient, then value of delta H, क्या लिखे हैं, if equation is multiplied by coefficient, then value of delta H is also multiplied by, then delta H also
then value of delta H also multiplied by कोएफिशिएंट। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर 2C लेंगे, ठीक है, और 2O2 ले लें, 2O2 ले लिए, टू से मल्टीप्लाइड कर दिए, 2O2 ले लिए, तो ये बन जाएगा 2O2 गैस, 2CO2 गैस। तो ये भी आपका हो जाएगा कितना, 7, 8, 7 इतना किलो जूल हो जाएगा। 2 टाइम्स हो गया ना। अगर कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हीट भी आपका कितना निकल जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर इक्वेशन को चेंज कर दें, इफ इक्वेशन इज रिवर्स्ड, क्या बोले, इफ इक्वेशन इज रिवर्स देन साइन ऑफ डेल्टा H चेंजेज। ठीक है, साइन ऑफ डेल्टा H चेंज हो जाएगा। अब इक्वेशन को उल्टा कर लिख देंगे, CO2 से अगर ये बनाने लगे तो उस हालत में क्या होगा, वो डेल्टा H का वैल्यू साइन चेंज हो जाएगा, डेल्टा H का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन का बेसिक पार्ट है। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए। ठीक है, ये समझ गए होंगे कि कोई भी बैलेंस्ड इक्वेशन सिर्फ उसके फिजिकल स्टेट के बारे में आइडिया नहीं दे करके उसका क्या देता है, उसका एनर्जी चेंज के बारे में भी आइडिया देता है। तो ये जिसे हम लोग लिए फिजिकल स्टेट है, चेंज हुआ, लेकिन एनर्जी के बारे में भी आइडिया दिया। अगर इक्वेशन में कोई कंडीशन ना दिया हो तो हम लोग जो डेल्टा H कंसीडर करेंगे एज स्टैंडर्ड स्टेट में करेंगे। अगर कोई इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा H में भी वो मल्टीप्लाई होगा। अगर कोई रिएक्शन रिवर्स कर दीजिएगा तो डेल्टा H का वैल्यू क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू वही रहेगा, सिर्फ प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अब हम लोग स्टडी करते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। जब कंप्लीटली रिएक्ट करेगा तो जितना हीट एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब होगा उसको कहेंगे हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हीट ऑफ रिएक्शन जो है फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट करने का मतलब हुआ ये, जैसे मान लीजिए कि कोई फिजिकल स्टेट, हाँ अच्छा नहीं तो ये तो हम लोग पढ़ लेंगे, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट फैक्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन कंप्लीटली रिएक्ट। जैसे मान लीजिए C+O2 है, तो ये CO2 अगर बनता है, CO2 गैस, ये C सॉलिड है, तो अगर ये 393.5 किलो जूल हीट निकला तो ये इसके फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है।
ठीक है। और जब कंप्लीट रिएक्शन किया तब ये हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। आगे जाके इसको हीट ऑफ कंबस्शन इसी का पार्ट पढ़ेंगे, वो भी कहलाएगा। लेकिन हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, जब कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। ये नहीं कि कंप्लीट रिएक्शन नहीं किया तब नहीं कहलाएगा वो। अगर कुछ रिएक्टेंट या रिएक्टेंट बच जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो हीट ऑफ रिएक्शन में कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा तब जितना हीट रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा उसको कहेंगे हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द हीट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग द हीट ऑफ रिएक्शन तो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नहीं, तो सबसे पहला जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पर करेगा नहीं। तो कंसंट्रेशन पर, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन का क्या मतलब हुआ, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हीट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही लिख देते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो हीट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है। दूसरा फैक्टर कौन चीज़ पर डिपेंड करेगा, तो क्वांटिटी न, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए एक मोल का कंबस्शन किए 393.5 किलो जूल निकला। 2 मोल का कंबस्शन करेंगे तो दुगुना हो जाएगा। 3 मोल का करेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ रिएक्शन, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट पर। क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट जितना ज़्यादा होगा हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। तीसरा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है नहीं, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर पर भी हम लोग लिख सकते हैं, प्रेशर पर भी करता है। पहले टेम्परेचर लिख देते हैं तब प्रेशर। टेम्परेचर तो क्या होता है, ये टेम्परेचर पर हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है। जैसे देखिए H2O लिक्विड से H2O गैस बनाते हैं। ठीक है। H2O लिक्विड से H2O गैस मतलब क्या हुआ, वेपर। H2O वेपर बनाते हैं। तो मान लीजिए डेल्टा H कितना है, डेल्टा H x मान सकते हैं, डेल्टा H x है। ठीक है। और H2O लिक्विड से H2O गैस बनाते हैं। तो यही जो है x मान लीजिए कितना पर है, x किलो कैलोरी या किलो जूल कुछ भी मान सकते हैं, किलो कैलोरी एट 298 पर है।
तो यही H2O लिक्विड से वेपर बनने में डेल्टा H क्या हो जाएगा, y किलो कैलोरी एट 398 केल्विन। तो अलग अलग टेम्परेचर पर डेल्टा H क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। अब प्रेशर पर भी डिपेंड करता है नहीं, प्रेशर पे कैसे करेगा, प्रेशर के केस में सॉलिड या लिक्विड के केस में नहीं डिपेंड करेगा, लेकिन गैसियस रिएक्टेंट रहेगा तब वह ज़्यादा यूज होगा। देखिए प्रेशर, प्रेशर क्या लिखेंगे, प्रेशर पर डिपेंड करता है नहीं, प्रेशर के बारे में जानना है। टेम्परेचर में हम लोग लिख सकते थे कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, उतना में चल जाएगा। ये प्रेशर पर डिपेंड करता है। प्रेशर पर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन प्रेशर, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन प्रेशर। ये जो है हीट ऑफ रिएक्शन जो है प्रेशर पर डिपेंड करता है। सिर्फ आइडियल गैस के केस में, आइडियल गैस, इन केस ऑफ आइडियल गैस हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस, हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ आइडियल गैस इज independent, is independent from change in pressure, change in pressure। क्या लिखे, हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ आइडियल गैस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज इन प्रेशर, ये इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका, डिपेंड किया किस पर डिपेंड किया, कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्वांटिटी जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हीट निकलेगा। टेम्परेचर पर हीट ऑफ रिएक्शन चेंज कर जाता है, 298 पर अलग, 398 पर अलग या 350 पर अलग, कुछ भी टेम्परेचर चेंज जैसे होगा हीट ऑफ रिएक्शन अलग हो जाएगा। प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन प्रेशर पर डिपेंड करता है, लेकिन आइडियल गैस के केस में हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ आइडियल गैस कर दीजिए, आइडियल गैस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज इन प्रेशर। अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब अदर फैक्टर पर भी देखते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, अब देखिए, अब जो हम लोग पढ़ते हैं ये तो डिपेंड किया फैक्टर। अब हम लोग देखिए, फिर तो हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट।
फिजिकल स्टेट पर हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। फिफ्थ पढ़ते हैं हम लोग, क्या चीज़? फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट पर कैसे डिपेंड करता है? जैसे मान लीजिए H2 गैस से H2O O2 गैस, H2 प्लस हाफ O2 गैस से बना, मान लीजिए H2 गैस से बना आपका H2O लिक्विड भी बन सकता है ना। अब देखिए H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस से H2O वेपर भी बन सकता है, ठीक है। H2O, अब देखिए इसको समझिए, H2 गैस हाफ O2 गैस लिक्विड भी बना, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपको निकला प्लस 286 किलो जूल। गैसियस स्टेट में क्या होगा? कभी निकलेगा 242 किलो जूल निकलेगा। काहे ऐसा हुआ? देखिए हम लोग पहले से जानते हैं क्या, वेपर जो है हायर एनर्जेटिक होता है, तो एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो एनर्जी तो शुरू में मान लीजिए 100 जूल 100 जूल, मान लीजिए 500 जूल 500 जूल। अब इसमें जो लगा फिर जो, ये तो हायर एनर्जी स्टेट में, तो इधर रेस्ट तो कम ही बचेगा ना। इसलिए हमेशा लिक्विड बनेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और गैस बनेगा तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ कम एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि ये भी हायर एनर्जी में है। तो टोटल हीट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहना है। इसलिए वेपर फेज में कम एनर्जी रिलीज होगा, और वेपर फेज कंडीशन में कम एनर्जी रिलीज होगा, और इसमें ज़्यादा होगा। तो ये किस पर डिपेंड किया? फिजिकल स्टेट। एक लिक्विड बना एक गैस बना, तो ये अलग अलग वैल्यू हो गया नहीं। छठा, एलोट्रॉपिक फॉर्म पर भी डिपेंड करता है। एलोट्रॉप्स पर भी डिपेंड करता है। एलोट्रॉप्स करने का मतलब है कार्बन का अगर कंबस्शन करते हैं, मान लीजिए ग्रेफाइड है, ये ग्रेफाइड है, इसका अगर कंबस्शन करते हैं तो ये CO2 गैस देगा, कार्बन ही है तो CO2 ही देना है। तो ये 393.5 किलो जूल दे रहा है। कार्बन में, ग्रेफाइड में क्या जानते हैं, ये इसमें 3 ही बॉन्ड बनता है, चौथा फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, लेयर्ड फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे कार्बन डायमंड लेते हैं, डायमंड लिए, तो इसका जब कंबस्शन होगा ये 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन टेट्राहेड्रली जुड़ा रहता है, ठीक है। तो 4 बॉन्ड बनाएगा तो इसका बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी ही तो एक्सोथर्मिक के रूप में निकलता है। ये क्या है? एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी जो निकल रहा है वो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड जो टूटा वही एनर्जी निकला है। तो इसमें क्या होगा, इसमें 4 बॉन्ड था, तो इसका हीट एनर्जी भी क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका हो जाता है 395.4 किलो जूल हो जाता है। ये किस पर डिपेंड किया? एलोट्रॉप पर। है दोनों कार्बन ही, लेकिन एक ग्रेफाइड है, एक क्या है, डायमंड है। तो डायमंड में के केस में ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि इसका टेट्राहेड्रली शेप से, टेट्राहेड्रल नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और ये क्या है, ग्रेफाइड लेयर्ड फॉर्म में रहता है, सॉफ्ट होता है, इलेक्ट्रिक, एक फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। इसमें चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है।
तो ये सब जानना है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए फैक्टर अफेक्टिंग द हीट ऑफ रिएक्शन। नहीं, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। ये क्लियर हो गया? नहीं, ये तो क्लियर हो गया होगा ना? ये क्लियर हो गया तो थोड़ा और एक मिनट, हाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं और थोड़ा स्पेस तो है ही। देखिए, रीजन पढ़ लीजिए। रीजन क्या है? रीजन ऑफ रिलीज और एब्जॉर्ब, रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। रीजन क्या होता है? रीजन ऑफ, ये जानना चाहिए, रीजन ऑफ रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होता है? देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता है, ये जानना चाहिए। तो ये रीजन क्या क्या है? रीजन रिलीज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। तो रीजन होता है इंटरनल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, इंथैल्पी, यही सब है रीजन। तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखिए, सम्मेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से एक्सोथर्मिक रिएक्टेंट का इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा तभी हीट रिलीज करेगा। ठीक है? और बॉन्ड एनर्जी क्या होना चाहिए? सम्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट लेस देन होना चाहिए बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी कम होगा तभी न वो आसानी से बॉन्ड ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट देगा। तो एक्सोथर्मिक के लिए ये कंडीशन होता है कि इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट का ज़्यादा होना चाहिए, एच भी ज़्यादा हो सकता है। समेशन ऑफ एच रिएक्टेंट का मतलब रिएक्टेंट ग्रेटर देन समेशन ऑफ हीट प्रोडक्ट। ठीक है? ये भी होता है। ये रीजन, ये इसी रीजन के कारण हीट एनर्जी रिलीज होता है, एब्जॉर्ब होता है। इसमें इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी मेन फैक्टर होता है। ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। तो उसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो द अमाउंट ऑफ, यही लिख देते हैं इसको, डेल्टा एच एफ, डेल्टा एच एफ यहाँ हटा दीजिए। क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ
heat evolved or absorbed when 1 mole of substance directly obtained from its constituent element is called heat of reaction. कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से जब हीट ऑब्टेन करते हैं तब ये कहलाता है हीट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं C+O2, C सॉलिड प्लस O2 गैस। तो ये जो CO2 बना, CO2 गैस प्लस 393.5 किलो जूल, ये जो निकला ये हो गया हीट ऑफ रिएक्शन। जिसे लेते हैं H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, नहीं H2 में हाफ O2 नहीं लग जाएगा, हाँ हाफ O2 गैस, हाफ O2 गैस, तब बनता है H2O लिक्विड, नहीं तो H2O लिक्विड बना तो इसका हो जाता है 285.8 किलो जूल। ठीक है, जैसे C कार्बन प्लस 2H2 तो ये बन जाता है CH4 बनाती है लग जाए प्लस 74.81 किलो जूल। CaO सॉलिड है प्लस CO2 गैस है, तब ये मिलता है तो बनता है CaCO3। ठीक है, तो ये जो होता है 178.3 किलो जूल। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ये सब है, नहीं H2 प्लस Br2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सब हीट ऑफ फॉर्मेशन हुआ। लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑब्टेन करते हैं तब इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन obtained in standard condition स्टैंडर्ड कंडीशन क्या हुआ 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कंडीशन देन हीट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या लिखे, इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन स्टैंडर्ड कंडीशन देन हीट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। It is denoted by डेल्टा HF नॉट, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, और डेल्टा HF नॉट जो होता है, डेल्टा HF नॉट होता है समेशन ऑफ डेल्टा HF, ऐसे लिखिए डेल्टा H रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा HF नॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्या हो गया, ओह मैं उल्टा हो गया,
प्रोडक्ट में इधर था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कोई भी, ठीक है। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। तो देखिए क्वेश्चन इस पर बना लेते हैं, इस फार्मूला पर, नहीं देखिए इस फार्मूला पर क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन एक क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना। देखिए कहता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, N2O, N2O4 आर इतना इतना दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द डेल्टा HF फॉर्मेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ N2O4 CO से बन रहा है N2O प्लस 3CO2। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा कर रहा है कैलकुलेट द डेल्टा HF नॉट, हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है, डेल्टा ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन ऑफ डेल्टा FH प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा HF रिएक्टेंट। स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया हुआ है सर। तो प्रोडक्ट में क्या क्या है, तो इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट में N2O हो और थर्मोल CO2 है न। तो लिखिए डेल्टा, इसको अब समेशन हटाते हैं, क्या करेंगे, डेल्टा F फॉर्मेशन ऑफ N2O प्लस 3 इंटू डेल्टा F फॉर्मेशन ऑफ CO2 लेंगे, माइनस डेल्टा F फॉर्मेशन ऑफ N2O4, और इसको इधर ले लीजिए, प्लस 3 इंटू डेल्टा F फॉर्मेशन ऑफ H या CO ले लिए। देखिए यही लेना है, और स्टैंडर्ड कंडीशन कर दीजिए, सब स्टैंडर्ड में है, स्टैंडर्ड कंडीशन में है, ठीक है। अब देखिए ये CO है, ये CO है, ठीक है। अब देखिए N2O का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, N2O आपका CO, CO2, N2O थर्ड केस है, माइनस 81 हुआ। तो डेल्टा H जो है वो इक्वेशन में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं तो उसको लेना पड़ेगा 80, ये आपका 81 है, इसका ये 81 है, 81 है। 81 प्लस 3 इंटू CO2 का कितना है, CO2 हो गया क्या नंबर, 2 नंबर 393, माइनस 393 माइनस N2O4 का कितना है, N2O4 हुई लास्ट नंबर 10 प्लस 3 इंटू CO का कितना है 110, 110 यही करना है। तो देखिए 81 माइनस इतना, ये हो गया माइनस 10 प्लस
माइनस 330 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 81 माइनस 1179, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, 320 है, 320 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस में ही आएगा। तो ये हो गया 1179, ये हो गया आपका, इसमें माइनस करना है कितना, 320, तो ये हो गया 978, इसमें फिर 81, 897 7, यही ना यार, 81 माइनस करना है, 81 माइनस किए तो कितना हो गया, यही आएगा 7 8, ये हो गया आपका 8 9 7 7 माइनस 7 9 8 किलो जूल निकल गया। तो इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और दूसरा मेथड से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी फार्मूला से निकालना है। तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का हम लोग एक पढ़े, न्यूमेरिकल भी बनाए और भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हीट ऑफ कंबस्शन, दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग हीट ऑफ कंबस्शन, फिर बाद में न्यूमेरिकल सब बनाया जाएगा। अभी तो एक एक सिर्फ सिंबॉलिक ले रहे हैं, फिर सबका न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं हीट ऑफ कंबस्शन। हीट ऑफ कंबस्शन क्या है, हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबस्शन। जैसे 1 मोल C प्लस O2, CO2 बना, 1 मोल को जलाए, 1 मोल को जलाए, तो जब कंप्लीट कंबस्शन हो जाएगा तब उसको कहेंगे हीट ऑफ रिएक्शन। जैसे C प्लस हाफ O2 से CO बना, तो CO बना तो उसमें 110 किलो जूल निकलता है, तो वो हीट ऑफ कंबस्शन नहीं कहलाता है, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट रिएक्शन का केस नहीं है। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए इसको, एग्जांपल में C प्लस हाफ O2 से बना CO और इसमें निकलता है 110 किलो जूल हीट एनर्जी। तो दिस इक्वेशन इज नॉट, इट इज नॉट ए heat of combustion reaction, it is not a heat of combustion reaction, heat of combustion reaction, ये heat of combustion reaction नहीं है। जब complete combustion होगा, जिसे complete combustion कार्बन का होता है CO2 देता है, ये हुआ आपका heat of combustion। कार्बन मोनोऑक्साइड बीच में तभी बनता है जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, तो वो हीट ऑफ रिएक्शन नहीं कहलाता है। हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, इसमें इवॉल्व भी होगा एब्जॉर्ब भी होगा, लेकिन कंबस्शन में हमेशा इवॉल्व भी होता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही हमेशा होगा, इसमें एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक दोनों होगा। तो वही लिखे हैं द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब when 1 mole of solute is dissolved in excess solvent, solvent होना चाहिए excess, is called heat of solution। जैसे KCl सॉलिड है, H2O लिए तो KCl सॉल्यूशन बन गया, इसमें हीट एनर्जी रिलीज करता है, H2SO एब्जॉर्ब करता है, माइनस है एब्जॉर्ब करता है, H2SO4 ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। H2SO4 में जब वाटर में जब H2SO4 डालेंगे तो देखेंगे कि बीकर गर्म हो जाता है, तो यानी हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब हम लोग देखते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। इंथैल्पी चेंज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट कंबाइंड विथ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। जैसे 1 मोल ऑफ वाटर अगर एब्जॉर्ब किया तो इसमें इतना हीट क्या हो गया, रिलीज हुआ। 5 मोल करता है तो इतना हीट रिलीज किया, तो ये हुआ हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, जब कोई 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग अगर 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, तब जितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उस हीट एनर्जी को कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू लिक्विड इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। तो H2O आइस के रूप में सॉलिड है, H2O वाटर के रूप में लिक्विड है, तो इसमें हीट देंगे तब इतना निकलेगा, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो -6 किलो जूल इसका हीट ऑफ फ्यूजन हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, लिक्विड से वेपर बनने में जितना हीट रिक्वायर्ड है। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे H2O वाटर है, लिक्विड फॉर्म में है, H2O गैस बन गया वेपर फॉर्म में, वाटर वेपर, तो इसमें इतना हीट एनर्जी लगा, यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन है। हीट ऑफ सब्लिमेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या पढ़े थे बेसिक में, सब्लिमेशन प्रोसेस कहा जाता था। तो यहाँ CO2 सॉलिड, CO2 सॉलिड के रूप में CO2 ये गैसियस स्टेट में चेंज होता है, तो 25.2 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। कार्बन अगर सॉलिड फॉर्म में है, कार्बन को डायरेक्ट अगर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो ये 715 किलो जूल का ज़रूरत होता है। हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू गैसियस स्टेट, डिसोसिएटेड इनटू एटम इन गैसियस स्टेट इज कॉल्ड हीट ऑफ एटोमाइजेशन। जैसे H2 गैस है, H2 गैस है तो ये 2H में कन्वर्ट हुआ है, 2H, इसमें इतना एनर्जी का जब 435 किलो जूल का एनर्जी का रिक्वायर्ड है। CH4 को अगर डिसोसिएट करना है एटम्स में गैसियस स्टेट में, तो कार्बन गैस में कन्वर्ट होगा, 4 हाइड्रोजन एटम गैस निकलेगा और वो 1665 किलो जूल एनर्जी का रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हीट ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म। हीट ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या है, 1 एलोट्रॉप से दूसरे एलोट्रॉप्स में चेंज होने में जो हीट एनर्जी का ज़रूरत है, नहीं, तो इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म चेंजेस टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड हीट ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो जैसे ग्रेफाइट से डायमंड बनने में इतना किलो जूल का ज़रूरत पड़ता है, तो इसको कहते हैं हीट ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसको कहेंगे, हीट चेंजेस ड्यूरिंग कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड टू 1 मोल ऑफ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेंगे तब वो कहलाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, हीट ऑफ, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। जैसे ये एसिटिलीन का हाइड्रोजन से रिएक्शन किए इथिलीन बन गया, तो इथिलीन बना तो ये जो हीट लगा निकला ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं है। ठीक है, नॉट ए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सिर्फ ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कराएगा, चूँकि अनसेचुरेटेड से क्या हो गया, सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। यही 2 मोल यूज कर लेंगे तब इथेन बन जाएगा, तब ये फिल कराएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हो गया क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अब हम लोग पढ़ते हैं
heat of neutralization, when 1 gram equivalent of acid completely react with 1 gram equivalent of base, heat evolved is called heat of neutralization. ठीक है, तो जैसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड HCl का मोलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम होता है, तो ये सेम ही होगा HCl प्लस NaOH। ये जब बना देता है NaCl प्लस H2O, तो इसमें जो है 57.1 किलो जूल हीट निकलता है। 7.1 किलो जूल हीट निकला, या इसी को हम लोग ले सकते हैं 13.7 किलो कैलोरी। ये फिक्स वैल्यू है, नियरली से यही होता है। ठीक है, हम काहे नहीं इसका रिएक्शन करा दें HNO3 प्लस KOH, तो भी ये बनेगा अगर KNO3 प्लस H2O, KNO3 प्लस H2O बना, तो इसमें भी 57 किलो जूल हीट ही निकलेगा, या किलो कैलोरी में लेंगे 13.7 किलो कैलोरी हीट निकलेगा। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है फिक्स वैल्यू है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। तो क्या लिख देंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और एंड स्ट्रॉन्ग बेस, heat of neutralization of strong acid and strong base is always approximately will be 57.1 किलो जूल। इतना ही होता है। लेकिन अब देखिए, हम लोग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, इसका H प्लस इसका OH माइनस। अब अगर कोई वीक ले लें, ठीक है, वीक ले लेंगे तो क्या होगा, वीक के केस में थोड़ा घट जाएगा, चूँकि एक तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। कोई भी एक वीक लेंगे तो वीक लेंगे तो क्या होगा, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, उसका थोड़ा घट जाएगा। इन केस ऑफ वीक एसिड मान लीजिए, इन केस ऑफ वीक एसिड लेते हैं, ठीक है। जैसे ले लिए, मान लीजिए एसिटिक एसिड, वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, प्लस NaOH, तो ये बना देगा सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। इसमें 57 पॉइंट नहीं निकल करके क्या निकलेगा, इसमें 55.9 ही निकलेगा। इसमें 55.9 किलो जूल ही निकलेगा, थोड़ा घट गया ना। तो इसका कंसेप्ट हम लोग क्या लगे, इसमें क्या होता है, वीक कंपोनेंट क्या होता है, वीक कंपोनेंट, वीक एसिड हो या बेस हो, वीक एसिड बेस इज एज्यूम्ड कंप्लीटली अनआयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन, ना इनकम्प्लीटली अनआयोनाइज्ड होता है, तो इसलिए इसका क्या होता है, थोड़ा घट जाता है। और जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस है वो सब क्या हो जाएगा, 57.1 किलो जूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है ऑब्जेक्टिव में, इसको आप लोग याद रखिएगा, 57.1 किलो जूल। इसका डाटा आपको याद नहीं रखना है, लेस देन करके याद कर लेना है कि इसका लेस देन होता है, ठीक है। इन केस ऑफ वीक एसिड और वीक बेस भी हो, मान लीजिए NH4 क्या लेंगे, NH4OH
वीक बेस है, HCl ले लीजिए, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो भी ये क्या होगा, NH4Cl बना, NH4Cl प्लस H2O, ये भी क्या होगा, कम ही होगा। अब कितना कम होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन ये भी क्या होगा, आपको कम ही होना है। तो देखिए इसमें क्या हो गया, NH4HCl NH4Cl प्लस H2O, तो इसमें और कम निकला। इस तरह से क्या देख रहे हैं, हीट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड, इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस लेते हैं, वीक एसिड और वीक बेस, वीक बेस रहेगा तो क्या होता है, लेस देन 57.1 किलो कैलोरी हो जा रहा है। नहीं, इस तरह से हम लोग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देख लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हेस लॉ, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कहता है लॉ ऑफ, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, तो लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री दिया था हेस साहब, तो इसको बोलते हैं हेस लॉ। कहता है द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन अकर्स इन वन स्टेप और मल्टी स्टेप। कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में हो या मल्टी स्टेप में हो, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड क्या होगा, सेम होगा। जैसे देखिए इनके फर्स्ट केस लेते हैं, फर्स्ट केस लिए मान लीजिए C+O2, डायरेक्टली बनवा दिए CO2, क्या बना दिए, CO2 बना दिए। इसमें निकलता है कितना, 393.5 किलो जूल निकलता है, इतने निकलता है। अब केस सेकेंड केस में देखिए, सेकेंड केस में क्या करेंगे, इसमें स्टेप वाइज बनाएंगे। C+12O2 से बना दिए CO, तो C+12O2 से CO बनाए तो इसमें जो हीट एनर्जी निकलता है, ये निकलता है 110 किलो जूल, 110.5 किलो जूल, ठीक है। फिर जब कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबस्शन कर देते हैं O2 के साथ, तो ये बन गया क्या चीज़, CO2, ये बन गया CO2 प्लस इसमें 283 किलो जूल निकलता है। तो ये एक स्टेप में हुआ, इसको ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया तो क्या हो गया, देखिए तो CO+CO+O2 O2 CO प्लस CO2 प्लस 393.5 किलो जूल हो गया। फिर तो CO कट गया, तो क्या हो गया, वन स्टेप में हो या ये तो मल्टी स्टेप में हुआ, 2 स्टेप में हुआ, तो टोटल हीट कितना निकला, 393.5 किलो जूल ही हुआ। तो यही है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गया, क्योंकि ये तो वैल्यू निकला हुआ है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुआ, ये क्या चीज़, प्रूफ हो गया आपका ये कि एक स्टेप में हुआ तो भी इतना ही निकला, मल्टी स्टेप में हुआ तो भी इतना ही निकला, नहीं। तो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। अब मान लीजिए हम लेते हैं थ्योरेटिकल प्रूफ। थ्योरेटिकल प्रूफ लेते हैं। थ्योरेटिकल प्रूफ में क्या होता है, मान लीजिए कोई सिस्टम है, काम वर्क कर रहा है, मान लीजिए A से B बना, इसमें डेल्टा H1 लगा, B से C बना
इसमें डेल्टा H2 लगा, C से D बना, इसमें डेल्टा H3 लगा, ठीक है, डेल्टा H3 लगा, D से A बना, तो मान लीजिए ये डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा H, मान लीजिए इसमें डेल्टा H लगा, A से D बनने में क्या लगा, A से B बना, ठीक है, A से B बना, ऐसे बनाइए, A से B बनाए तो भी इसे नहीं, इस तरह से नहीं हुआ, उल्टा ऐसे बनाइए। A से बनाना है हमको D, ठीक है, A से बनाना है D, एक स्टेप में बना तो मान लीजिए डेल्टा H लगा, A से बनाए B तो डेल्टा H1, B से बनाए C डेल्टा H2, C से बना दिए तब अगर D तो डेल्टा H3 लगा, ठीक है। तो ये जो होगा थ्योरेटिकल प्रूफ क्या कहेगा, डेल्टा H जो होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 होगा, यही ना होगा। तीनों को जोड़ दीजिए, A से B, B से C, C से D। अब फाइनली क्या है, C से D, तो सबको जोड़ेंगे तो वही निकलना है, नहीं निकलेगा। तो ये हो गया आपका डेल्टा H थ्योरेटिकल प्रूफ, और ये हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ थर्मो केमिस्ट्री, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जो है, लैटिस एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम लोग नहीं निकाल सकते लैटिस एनर्जी। इट इज कैलकुलेटेड बाय इनडायरेक्ट मेथड कॉल्ड बॉर्न-हाइवर साइकिल। बॉर्न-हाइवर साइकिल में जैसे NaCl क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना है तो इसमें कौन कौन एनर्जी लगा, सोडियम सॉलिड से सब्लिमेशन किए, सोडियम आइसोलेटेड गैसियस एटम में आया, आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसको गैस से आयन में कन्वर्ट करने में एनर्जी लगा, नहीं इसको आयनोजेशन एनर्जी बोलते हैं। फिर डिसोसिएशन एनर्जी लगाए, तब फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लगाए, तब फिर ये दोनों आयन केटायन एनायन मिल करके क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। सब टोटल एनर्जी को जब जोड़ देते हैं तब इसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा यू नॉट से, ठीक है, ये डेल्टा यू नॉट से हम लोग डिनोट करते हैं। यही है बॉर्न-हाइवर साइकिल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा चीज़ है, जानना चाहिए। ले लिए स्क्रीनशॉट बेटा में। अब हम लोग देखते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी दो तरह का होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। तो डिसोसिएशन में तो हमेशा क्या होगा, हीट देंगे तब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। और एसोसिएशन फॉर्मेशन में क्या होता है, एटम से गैसियस एटम है, हायर एनर्जेटिक है, मोलिक्यूल बन गया लोअर एनर्जी, तो इसमें हीट एनर्जी रिलीज होगा, इसको कहेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, इसको कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। रेजोनेंस एनर्जी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इंथैल्पी कर देंगे तो वो होता है रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, ये हमेशा कंजुगेटेड सिस्टम से क्या होगा, रिलीज होगा। ये क्या होगा, इट इज द एनर्जी रिलीज, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड by conjugated system to
क्या कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी को, इट इज एनर्जी रिलीज्ड बाय कंजुगेटेड सिस्टम टू conjugated system due to delocalization of electrons. इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन के कारण रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल लिखें या कैलकुलेटेड वैल्यू, ये निकल जाता है। तो हम लोग बॉन्ड एनर्जी पढ़ लिए, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ लिए। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट। नहीं, तो बॉन्ड एनर्जी कैन बी यूज डिटरमाइंड बाय इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी होता है बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट। रेजोनेंस एनर्जी क्या है, इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड बाय कंजुगेटेड सिस्टम ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या पाई बॉन्ड या चार्ज भी बोल सकते हैं। तो जो एनर्जी डीलोकलाइजेशन के कारण जो हुआ नहीं, तो ये क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा एच कैलकुलेटेड। इस तरह से हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इसको केयरफुल होकर के पढ़ के तब न्यूमेरिकल पोर्शन को देखिएगा, तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। कहीं हम लोग बनाएंगे न्यूमेरिकल बहुत इसमें, तो इसको आप लोग केयरफुल्ली पढ़िएगा। ये पूरा टॉपिक को जब केयरफुल्ली पढ़िएगा तब न्यूमेरिकल आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें चैनल को, ताकि आपको न्यू वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।